लॉकडाउन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तस्वीरें आने का सिलसिला खत्म हो नहीं रहा है। तस्वीरों से मेरा मतलब लोगों के घर में बनती हुई अलग अलग प्रकार के डिशेस से नहीं है, बल्कि उन मजदूरों से है जिनकी तस्वीरें आने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। वो तस्वीरें जो शायद अगर आप सवेरे सवेरे पहली नज़र के साथ अखबार में देख लें तो आपका दिल रो दे, क्योंकि अगर वो तस्वीरें देखकर भी आपका दिल नहीं रो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती आपके सिस्टम में है। पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अलबीना खातून, कुछ दिन पहले अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी भी तरह से न्यूज़ के टच में आते हैं तो आपने इस शख्सियत की तस्वीर ज़रूर देखी होगी जिसमें कि उनका शव रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है और उनका बच्चा उस शव के साथ ऐसे खेल रहा है मानो उसको कुछ मालूम ही ना हो, क्योंकि उसे कुछ मालूम भी नहीं है। वहीं उनका दूसरा लड़का जो कि करीब 3 साल का है, वो स्टेशन पे पानी ढूंढ रहा है। अब हम लोग कई बार तस्वीर देखकर उसके आगे की कहानी या पीछे की कहानी को पता करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। आजकल हम न्यूज़ पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे और लाइक का बटन दबाकर, जिसमें कि एक सैड इमोजी भी है, उसको सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें ना तो उससे ज़्यादा कुछ करना है, ना हम उससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ना हम उससे ज़्यादा कुछ सोच सकते हैं। ये हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये हमारी एक मजबूरी बन चुकी है। एक वो मजबूरी जो मजदूरों की कुछ और है और हमारी ये है। बहरहाल अलबीना खातून सिर्फ अकेली विक्टिम नहीं है हमारे सिस्टम की। इनके साथ कई लोगों की फहरिस्त जुड़ी हुई है जो सड़कों पे नहीं मर पाए तो वो ट्रेनों में जाके मरे हैं। इनमें से कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने आज ले दूं। मोहम्मद इरशाद, राम अवध चौहान, भूषण सिंह, राम रतन रघुनाथ, दशरथ प्रजापति और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके तो नाम भी पता नहीं चले हैं। कई डेड बॉडीज ऐसी हैं जो टॉयलेट में से निकल रही हैं। कुछ ऐसे हैं जो चलना जब शुरू किया था तब तो उनकी तबीयत बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन जब पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो मंत्रालय हम लोगों को बता रहा है कि हमें ज्ञात सूत्रों से पता चला है या उनके परिवार वालों से पता चला है कि इन लोगों की तबीयत पहले से ही खराब थी या ये मानसिक रूप से बीमार थे। आप खुद सोच के देखिए जरा कि ये लोग ऐसी इनसेंसिटिव बात करने के पहले क्या 2 बार सोचते नहीं है कि आज का जो यूथ है या आज की जो पब्लिक है वो खुद भी थोड़े बहुत फैक्ट चेक कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को इस लेवल पर ले जाके बिठा चुके हैं जहां से मुझे नहीं लगता कि इनको नीचे देखने की जरूरत भी महसूस होती है। क्योंकि क्या करना है नीचे देख के, जब ऊपर देख के हम चल सकते हैं। पत्थर लगेगा तो नीचे वालों को लगेगा ना, हम थोड़ी ना ठोकर खाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी खबर के साथ, क्योंकि आज बात ट्रेनों की ज्यादा हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो सरकार के हिसाब से उन्होंने अभी करीब करीब 2570 ट्रेनें अभी चला दी। ठीक है, एक ट्रेन का खर्चा उन्होंने चलाने का बताया है करीब करीब 80 लाख रुपए। पूरी ट्रेनों को अगर हम जोड़ लें, जो 2570 ट्रेनें इन्हें बोली हैं, तो खर्चा करीब करीब आ रहा है इनका 2056 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करें कि इसमें लोग कितने सफर कर रहे हैं तो वो आता है करीब करीब 1296 के करीब। अगर हम 18 डब्बे उन्होंने एवरेज मान के चलते हैं और एक डब्बे में 72 सीटें हैं तो 1296 टोटल हो रहा है। पर रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि हम लोग 1200 लोगों को एक बार में जर्नी करने दे रहे हैं। ठीक है, ये बात भी मान ली। तो जब हम 80 लाख, जो कि इन्होंने एक आंकड़ा हमको बताया है, उस 80 लाख को जब हम भाग देते हैं ट्रेन में सफर कर रहे मजदूरों से, तो पर हेड जो किराया निकल के आता है या पर हेड जो खर्चा निकल के आता है रेलवे की तरफ से, वो आ रहा है करीब करीब 6172 रुपए। जी हाँ, जो कि कई जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए सेकंड एसी का आराम से किराया होता है, जिसमें कि खाना, तकिया, कंबल, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं और एसी का खर्चा तो है ही। लेकिन यहाँ पे लड़ाई चल रही है कि हम इतना परसेंटेज किराया देंगे, हम इतना परसेंटेज किराया देंगे, और उसके बाद भी चल कौन सी ट्रेन रही है? याद रखिएगा, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जो कि 3rd टायर ट्रेन की तरह है। उसके बाद खाने में क्या मिल रहा है, क्योंकि मुद्दा यहाँ पे यही है कि खाने में यहाँ पे इनको क्या दिया जा रहा है। और कोई सी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ खाने की यहाँ पे बात कर रहा हूं। बहरहाल रेलवे मंत्रालय ने यहाँ पे ये भी कहा है कि ये जो 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उसमें 1747 करोड़ रुपए हम खुद ही वहन कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग स्टेशनों से लोगों का खाना लूटते हुए या पानी लूटते हुए की तस्वीर सामने आती है तो जहन में ये सवाल जागना लाजमी है कि क्या इन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है? तो ठीक है, क्यों नहीं है ये बात हमको जान लेना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने कहा है कि रेलवे स्टेशनों पे या रेलगाड़ी के अंदर आप लोगों को खाना मुहैया कराया जाएगा, जो कि नहीं हो रहा है। ये कैसे सिद्ध होता है ये मैंने खुद जाके तो चेक किया नहीं है, ऑब्वियसली मैं तो जान ही रहा हूँ आप स्टेशनों पे। तो मैंने कहाँ से पता किया? जो रेलवे मिनिस्ट्री जो रोज आंकड़े जारी कर रही है, मैंने उन्हीं को जरा गो थ्रू किया कि समझते हैं कि क्या चल रहा है। तो रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि 1 तारीख से 27 मई तक, 1 मई से 27 मई तक टोटल 49 लाख लेबर को 84 लाख खाने के पैकेट बांटे गए। अब जरा यहां पे आप हिसाब लगाइए कि 49 लाख लोग थे, तो 49 लाख लोग अगर 2 बार एक दिन में खाना खाते हैं तो वो आता है करीब करीब 49 का डबल
98 लाख के आसपास। इन्होंने खाने के पैकेट कितने बांटे हैं? 84 लाख। यहाँ पे करीब करीब अगर मैं 2 वक्त का खाना जोड़ के देखूं तो 7 लाख लोगों को खाने का पैकेट एक बार भी नहीं मिला, जबकि ट्रेन का सफर हो रहा है करीब करीब 3 से 5 दिन का। सिर्फ एक दिन का सफर नहीं है ये, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि इनको अगर एक दिन का खाना अगर हम दे रहे हैं तो भी भरपूर नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर से इनको पानी की बोतलें दी गई हैं 1.25 करोड़, मतलब 1,25,00,000 पानी की बोतलें दी गई हैं। इसमें यह नहीं बताया गया है कि पानी की बोतल 200 ml की थी, 500 ml की थी या 1 लीटर की थी। इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी है। यह बताया गया है कि 1,25,00,000 पानी की बोतलें बांटी गई हैं हमारे द्वारा। तो रेलवे मंत्रालय के हिसाब से एक इंसान को पीने के लिए शायद 2 बोतल से भी कम पानी चाहिए, वो भी 4 से 5 दिन के सफर में। लेकिन अब आप लोगों को यह भी यहां पर समझाता चलूं कि आखिर एक पर्सन पे खाने का खर्चा कितना आ रहा है। तो अगर जो सरकार के तरफ से जो खाना बांटा जा रहा है, जिसकी की कीमत मुझे नहीं लगता 10 या 15 रुपए से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 3 रोटी, अचार या फिर 100 ग्राम खिचड़ी बांटी जा रही है। तो अगर इस खाने की कीमत हम 10 रुपए भी मान लेते हैं और 2 टाइम का खाना मिला के हो रहा है करीब करीब 20 रुपए, इसके साथ हम पानी का पाउच जोड़ देते हैं, केले जोड़ देते हैं जो कि 5-1 रुपए की कीमत के आएंगे। एक एक केला 2-2 रुपए के हिसाब से भी अगर हम लेके चलें और पानी के पाउच की कीमत जोड़ें जो कि सबसे सस्ता आता है, 50 पैसे के करीब करीब उसकी कीमत जोड़ लें जब हम थोक के भाव में इसको खरीदते हैं, तो इन सबकी टोटल कीमत एक इंसान के ऊपर निकल के आ रही है 25 रुपए के आसपास। अब जब हम इसको 1200 से गुणा करते हैं तो क्या आंकड़ा आ रहा है? तो इसको मैंने और बढ़ा दिया कि चलो ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो मैंने कहा और बढ़ा दो इसको। तो मैंने इसको 30 रुपए से इंटू कर दिया कि जब हम 30 को 1200 से इंटू कर रहे हैं तो कितना आंकड़ा आ रहा है? जी हाँ, ये आंकड़ा आ रहा है करीब करीब 36,000 से 38,000 के करीब, जबकि एक ट्रेन चलाने का पूरा खर्चा है 80 लाख रुपए। और ये खर्चा मैं सिर्फ एक दिन का बता रहा हूं, खाने का 36,000 रुपए। इसको अगर आप दुगना तिगुना भी कर दें तो भी ये आंकड़ा 1 लाख को टच नहीं कर रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कमी कहाँ पड़ रही है। टैक्स तो हम लोग भरपूर बढ़ रहे हैं, फिर सरकार के पास पैसा कैसे नहीं है? चलिए ठीक है, मान लिया कि अभी खर्च हो गया इस पेंडेमिक के टाइम पे, लेकिन अगर आप खुद बोल रहे हो कि हम इतने इतने पैसों का वहन कर रहे हैं, श्रमिकों को हम खुद पहुंचा रहे हैं, तो फिर आपके पास पैसा कैसे नहीं है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए? और अगर आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि नहीं, खाना हम पहुंचा रहे हैं, पानी हम पहुंचा रहे हैं, तो भाई साहब आप गलत बोल रहे हो। मुझे बिल्कुल कहने में शर्म नहीं है कि यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि दिख रहा है सामने जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो बनते चीज़ों की देर नहीं लगती, आंकड़े बाहर आने में एक बार देर लग सकती है, पर सिचुएशन को बाहर आने में बिल्कुल देर नहीं लगती। अब जब यहाँ पे ट्रैवल के खर्चे की बात हो ही रही है तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा और बताते जाता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड में जनवरी 2018 में, जिसमें कि हमारे यहाँ के पीएम मोदी भी गए थे। बहुत कम हमारे यहाँ से पीएम जाते हैं, पिछली बार शायद 80s में समथिंग गए थे, उसके बाद सीधे नरेंद्र मोदी गए हैं। जनवरी में ये मीटिंग हुई थी 2018 में, उसका पूरा खर्चा जो आया था वो आया था 13,20,83,000 रुपए। ये प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट के ऊपर डेटा डला हुआ है। तो अब यहाँ पे खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहाँ पे खर्चा हमने ज्यादा किया है और कहाँ पे कम किया है। चलिए एक आंकड़ा और दे देता हूँ आपको। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उस समय भूटान का पहला दौरा किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। उस दौरे का खर्चा हुआ था 2 दिन का 2,35,00,000 रुपए, इसके आसपास कुछ, जो कि मोदी जी की वेबसाइट पर डला हुआ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कहाँ पे क्या कितना खर्चा हो रहा है ये सबके सामने की बात है। इसी बीच जब मजदूरों की बात चल रही थी तो अलग अलग राज्यों से आंकड़े आना भी शुरू हो गए। यूपी ने कहा हमारे यहाँ 35 लाख मजदूर वापस आ गए, बिहार ने कहा 12 लाख वापस आ गए, झारखंड ने कहा हमारे यहाँ 2 लाख वापस आ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने 2011 का सेंसस का आंकड़ा उठा के देखा। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में टोटल 14 करोड़ मजदूर हैं। 14 करोड़ में से 54% वो मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। तो ये करीब करीब आंकड़ा आ रहा है 7.5 करोड़ के आसपास। मतलब ये आंकड़ा 2011 का है और हम बात कर रहे हैं 2020 में। तो जो मजदूरों को वापस आना है उसको अगर हम 7.5 करोड़ का आधा भी कर दें तो भी वो आंकड़ा आता है 3.5-4 करोड़ के आसपास कुछ आंकड़ा आता है। और अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास वापस आए हैं रेलवे मंत्रालय की तरफ से या अलग अलग स्टेट्स की तरफ से कि कितने लोग अपने घरों तक पहुंच गए हैं, वो आंकड़ा अभी तक 1 करोड़ भी टच नहीं कर पाया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो काम चल रहा है ये किस स्पीड से चल रहा है, या ये काम जो स्लो हुआ है, इसका जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो इंसान कौन है जो इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं मजदूरों का, वो कौन है जो मजदूरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं अपने फ़ायदे की रोटी को इनकी छाती पे, इन मजदूरों की छाती पे कौन सेकना चाहता है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जो आंकड़े सामने आते हैं ज़रूरी तो नहीं कि वो एकदम सही आंकड़े हों, इसलिए डेटा को एक बार क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे अब आप वो किसी भी लेवल पे कर पाओ। थोड़ा सा मैथ्स लगा के भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकते हैं।
करना ही चाहिए। अब चलते चलते एक आखिरी बात कहना चाहता हूं अपने नौकरी पेशा दोस्तों से। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने अप्रैल में बताया था कि करीब करीब 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। अप्रैल में बताया था, और उसी का कहना है कि 24 मई तक 10 करोड़ और लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, और जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है वैसे वैसे 2 करोड़ लोगों को नौकरी दोबारा मिल भी गई है। अब यहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो 22 करोड़ लोगों जिनकी नौकरी गई है उनका कैसे भरण पोषण होने वाला है। क्या वो भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना एक योगदान भरा हाथ उठाएंगे? क्या वो भी लोन लेंगे और बिजनेस करने की सोचेंगे? क्या वो भी सरकार के भरोसे बैठेंगे कि हमको भी लोन मिलेगा और हम भी कोई अपना बिजनेस करेंगे? क्या ये वही लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते थे? क्या ये वही लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम करके नए नए प्रोडक्ट को बनाते थे जिनको कि मार्केट में उतारा जा सके? तो अगर यही वो लोग हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ा लेंगे तो इनकी जो निर्भरता, इनके ऊपर जो निर्भरता थी जिन फैक्ट्रीज की, उनका क्या होगा? प्रधान सेवक जी ने ये तो कह दिया कि हमको आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, लेकिन वो ये बताना भूल गए शायद कि अगर सभी आत्मनिर्भर बन जाएंगे, जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों की निर्भरता थी ऐसे ही लोगों के ऊपर, जो डिपेंडेंट थे ऐसे ही लोगों के ऊपर, उनका क्या होगा? कुछ सवाल हैं जो सबके जहन में उठने चाहिए, कुछ सवाल हैं जो सभी को पूछने चाहिए, लेकिन पूछने में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लोग डरते हैं, कतराते हैं। तो पूछने से मत डरो, सवाल पूछो, क्योंकि वोट आपने दिया है तो ये आपका हक है पूछना। अगर आप नहीं पूछोगे तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी और कभी बदल नहीं पाएंगी। तो पूछने की ज़रूरत करो, क्योंकि अगर पूछोगे नहीं तो हालात बदलेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।